Hello all, I welcome you all to my e-political science platform। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आपका जो पेपर है 4th सेमेस्टर का, और ये पेपर प्रोग्राम में भी है, ऑनर्स में भी है। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे पढ़ते हैं प्रोग्राम में, और ऑनर्स में उनका कोर पेपर है, डीएससी का पेपर है। सो बिफोर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड the previous year's questions, nature of questions, we also need to understand what are the units, that means the syllabus part। तो जो सिलेबाई है आपका, ये बहुत ज़रूरी है समझना। और मैंने अपने मैक्सिमम वीडियोस में बार बार ये चर्चा की है कि जब भी आप कोई भी पेपर के लिए नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन आंसर एनालिसिस कर रहे हो, बिफोर गोइंग डीपर इनटू दैट, व्हाट वी आर कंसर्न that we should know the syllabus of that paper firstly। so पहले मैं इस पूरे जो हमारा पेपर है और इसमें जो हमारा वीडियो है, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको समझने से पहले जो हमारे 6 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसको हमें समझना है। क्लास में मैंने बताया हुआ है कि जो पहला इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका पूरा जो यूनिट है उसमें जो सब पार्ट्स है उसका बेसिक फोकस है स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल सर्विस, एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल लीगेसी, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रहा सिविल सर्विस के पूरे फ्रेमवर्क के अंदर। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर वो है पीएमओ का क्या फंक्शंस है, कैबिनेट सेक्रेटरीट का क्या फंक्शंस है, क्या क्या इनिशिएटिव्स अभी तक लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के संदर्भ में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मैंने पहले भी बताया है कि किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 2000 से पहले का था और 2000 से बाद का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उसमें आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा और थोड़े से कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स पे भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी जब आप एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट करते हो और अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करते हो। ठीक है। जो दूसरा हमारा यूनिट है, और सबसे पहले मैं ये बात अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपका जो ये पेपर है इट इज फोकसिंग ऑन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट्स एंड थेरीज। सो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना, इस पूरे जो दोनों पेपर दोनों ही डिफरेंट हैं और दोनों में ही अलग अलग आपका सिलेबाई है, तो मिक्स एंड मैच नहीं करना है, बिल्कुल सेपरेट पढ़ना है। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन का जो हमारा पार्ट है, लोकल गवर्नेंस का, जिसमें बेसिकली मैंने बताया हुआ भी क्लास में कि रूरल और अर्बन गवर्नेंस का जो पूरा नेचर है, स्ट्रक्चर है वो, जिसमें आपको पढ़ना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूरा डिटेल्स में और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिटेल्स में, with all the provisions that are there in the constitution, all the case studies, the implementation part, किस तरह का क्रियान्वयन हो रहा है, वो सारी चीजों को कंप्लीट आपको पढ़ना है। ये पूरा जो आपका सेकेंड यूनिट है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। तीसरा आपका यूनिट है बजट का। Now please, whenever you are attempting a question on budget or you are making notes or you are thinking of writing questions on budget, keep in mind this is a topic which needs some attention, which has to be memorized also। कुछ आपको पढ़ना भी पड़ेगा, कुछ समझना भी पड़ेगा इसके अंदर और याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि बजट के प्रावधान जो बहुत सारे हैं वो संविधान में दिए गए हैं और आर्टिकल्स आपको उसको उससे रिलेटेड जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ समझना नहीं है और ना आप कोई नैरेटिव्स, कोई कहानियां कुछ लिख सकते हो। तो बहुत ही फैक्चुअल है ये बजट वाला। ध्यान से कॉन्सेप्ट पहला, क्या टाइप्स है जो हमने करवाया हुआ भी है पूरा, जीरो बेस्ड से लेकर लाइन बजट, जेंडर बजट, आउटकम बजट, एंड इफ देयर आर न्यू इमर्जिंग डायमेंशंस regarding the budget, keep in touch with the newspapers, whichever newspaper you are taking, whether it's Hindu, Indian Express और हिंदी मीडियम में जो बच्चे हमारे हैं वो जो भी न्यूज़पेपर ले रहे हैं ध्यान से, और जैसे बजट प्रक्रिया आती है तो आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी होगा, वो आर्टिकल्स को भी आप ध्यान में अपने सिलेबस को ध्यान में देखते हुए, ये नहीं क्योंकि न्यूज़पेपर में पूरा जो नैरेटिव होता है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग होती है, ओवरऑल होता है, बहुत वास्ट होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। आपको उस जो भी आपका
न्यूज़पेपर में आपका हेडिंग है या कंटेंट है, उसको आपको अपने आंसर्स के लिए कैसे वो बेनिफिशियल है, वही वाला पार्ट आपको उसमें से यूज करना है. सो दैट पर्टिकुलर you can say smart work, you should know how you have to do it. If you can, or you can take the help of your seniors, how you can put those things into your answer. देन है आपका जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है, चौथा यूनिट, वो है टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. तो टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमें कुछ इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा कुछ जो है टेक्निकल कुछ पढ़ना है. नहीं, इसमें आपको ई गवर्नेंस, आईटी किस तरह से हेल्प करता है पूरी गवर्नेंस प्रक्रिया में, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, केस स्टडी. जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया मिशन, उस पर क्वेश्चन भी आया, मैं भी क्वेश्चन पे भी जाऊंगी. ठीक है, ये आपका फोर्थ यूनिट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ई गवर्नेंस का एक अच्छा क्वेश्चन भी है ये. मैं कहती हूँ बार बार कि इस तरह के क्वेश्चंस जो बहुत ही कंटेम्प्रेरी हैं, जिसमें काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको आप जरूर लिखो, अटेम्प्ट करो, क्योंकि थियोरेटिकल नहीं होता है और मार्क्स फैचिंग बहुत ज्यादा होता है. देन सोशल वेलफेयर पॉलिसीज जो फिफ्थ यूनिट है, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज. इस सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के अंदर जो आपका मेन है वो आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, दैट केम इन द ईयर 2009. उसके बाद आपका हेल्थ का जो है नेशनल हेल्थ मिशन, वो कवर करना है, फूड सिक्योरिटी कवर करना है, नरेगा कवर करना है. ये सारे आपके सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के अंदर करने हैं. ठीक है, जो आपके सिलेबाई में है फिफ्थ यूनिट में. सिक्स्थ यूनिट में आपका है इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and emerging topic in the Indian administration. Please do not plan to leave this particular unit. कि थोड़ा सा हमें वास्ट लगता है, जैसे क्योंकि इसमें हमें एथिक्स पढ़ना है, मोरालिटी, इंटीग्रिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, आरटीआई क्या है, सिटीजन चार्टर, और ये कनेक्ट करता है पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कोर्स को आज के संदर्भ के साथ, क्योंकि कंटेम्प्रेरी थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेट. देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दैट इज the temporary executive and the permanent executive, political leaders and the ब्यूरोक्रेसी, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का दोनों का नेचर ऑफ वर्क है. कंपैरेटिव स्टडी भी आप कर सकते हैं इसमें. इसी संदर्भ में हम जनरलिस्ट और वर्सलिस्ट स्पेशलिस्ट को भी देखते हैं, क्योंकि जो पूरा एक आधार है जनरलिस्ट का, जिसमें हम उन जो स्पेशलाइजेशन में पढ़ते हैं, जिनका जो अटेम्प्ट है, जो अप्रोच है, बहुत हद तक जनरल है, और इसमें जिनकी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, तो वो कैसे काम करते हैं, और जिनका एक्सपर्टीज है, स्किल्ड है, तो वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें हम स्पेशलाइज्ड लेवल पे देखते हैं. तो इसमें काफ़ी अलग से है, इस पर मैं अलग से फिर चर्चा करूंगी. बस थोड़ा सा बता रही हूँ, क्योंकि आपको एक सिलेबस का पूरा फ्रेमवर्क आपके दिमाग में फिट होना चाहिए. सबसे पहला क्राइटेरिया है टू राइट अ गुड आंसर. Then the last is the gender sensitivity and the gender participation. That part is also very, very important. So let us move to our important question. अब सबसे पहला जो मैं हर बार ये बोलती हूँ कि important कुछ भी नहीं है, सब important है जो आपके सिलेबस में होता है, but still we have to chalk out what are the important areas which we should focus more given the constraint of time. और आपके पास और भी पेपर्स पढ़ने हैं, किसी की कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज हैं, कुछ बच्चे क्लासेस बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसको फिर हम कैसे देखते हैं. तो सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं उसमें से क्वेश्चंस जो है, जो मेजर क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, उस पर थोड़ा हाईलाइट करना होगा, आंसर राइटिंग करनी होगी. सो लेट अस लुक इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन. आप देख पा रहे होंगे जो हमारा स्लाइड है. पहला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर द लाइफलाइन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इसको डिस्कस करना है आपको. ठीक है, अब हिंदी में मैं इसलिए बाइलिंगुअल कर रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं, पर ठीक है, बाइलिंगुअल होना चाहिए. both the mediums should benefit from my lecture. This is my main objective. Now the प्रशासनिक सुधार लोक प्रशासन की जीवन रेखा है, इस पे आपको चर्चा करनी है. कीप इन माइंड बच्चे, प्लीज ध्यान देना, जब भी आपको डिस्कस करने के लिए कहा जाता है, या क्वेश्चन में आपको दिखता है डिस्कस शब्द, चर्चा कीजिए, चर्चा करें, विश्लेषण कीजिए, इसमें आपने ये करना है कि आप पूरा जो टॉपिक है आपका, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट दिया गया है, पहले तो इस स्टेटमेंट को आपने समझाना है. मैं डिटेल्स में जाऊंगी हर क्वेश्चन के आंसर्स को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके बाद
तब जब आप इस पूरे जो स्टेटमेंट है उसको समझा लेते हो, देन यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। और डिस्कशन में कभी भी आपको एनालिटिकल नहीं होना और बहुत ज्यादा लिमिटेशंस या क्रिटिकल एनालिसिस नहीं लिखना। दैट इज कि आपको आलोचनात्मक नहीं होना है, इसमें आपको डिस्कस करना है ओवरऑल जो पूरा इस टॉपिक पे है वो सारा कुछ आपको एक फ्लो में बताना है, और सारे फीचर्स को ध्यान में रखते, सारा कंटेंट को ध्यान में रखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है, डू यू एग्री that the local governance in rural India has ensured increasing people's participation in the political system? Elaborate. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ग्रामीण भारत में स्थानीय शासन ने राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित की है? विस्तार में बताइए। तो अगेन, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डू यू एग्री, to keep in mind, you can't just start your answer writing that yes I agree or yes I do not agree. So that part you don't have to attempt in that particular way. ठीक है, हाँ ना कहते हुए स्टेटमेंट को एनालाइज बिल्कुल नहीं करना आपने। ये आपको पूरे अपने आंसर्स जब आप लिखते हो उसकी पूरे अंडरस्टैंडिंग से पता चलना चाहिए कि क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं है। तो उसी बात की सहमति की पुष्टिकरण में आप केस स्टडी बताइए, कुछ जो आपने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो बताइए, कुछ भी मतलब जो भी आपकी किताब आपने वो पढ़ी होंगी, कोई स्कॉलर हैं जिन्होंने उस संदर्भ में कोई बात की है, तो उनकी बातों को आप रखिए। और लास्ट में आप ये पूरे स्टेटमेंट को एनालाइज करते हुए थोड़ा सा बैलेंस तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, you have to put your words that I have taught in the class also. If you have doubt, you can come up. And those students who are watching me in this YouTube platform, I request that you should put your comments, your suggestions, your grievances in the sense queries, so that I also get motivated by your comments, and I always come back to you. I respond to your comments. So you have to put that comment so you can be connected directly, and see whenever we have opportunity to connect with our teachers, our you can say people who guide us. So we should not miss those opportunity, और हमें नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि बाहर आप देखते हैं कि किस तरह का प्लेटफॉर्म है, आपको उस तरह से नहीं मिल रहा। तो कैसे जहाँ प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, और थोड़े से हमें अपने जो कंफर्ट जोन है, अपने जो शेल है जिसमें हम लॉक रहते हैं, उसे थोड़ा बाहर निकल के एक्सप्लोर करना चाहिए। देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्लीज ट्राई टू अवेल इट, try to be vocal in the sense so that we can also understand what are your issues, what are your problems to an extent that you are facing. Now, what do you understand by e-governance? Discuss briefly with reference to डिजिटल इंडिया मिशन। मैंने बताया था कि आपको ई गवर्नेंस का जो स्पेसिफिक है, एक तो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ई गवर्नेंस कैसे आया, क्या उसका आधार है, गुड गवर्नेंस में कैसे हेल्प करता है, ओवरऑल होलिस्टिक गवर्नेंस में कैसे हेल्प करता है, और एक कुछ स्पेसिफिक केस स्टडी जिसमें सिलेबस में आपका डिजिटल इंडिया मिशन मेंशन है। तो उसको थोड़े से अच्छे से करना कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन के संदर्भ में संक्षेप में चर्चा करें। अब आप ये देखो कि यहाँ पे शब्द मेंशन हो गया ब्रीफली, तो then don't think that you have to write a very brief answer. Briefly word has been used to correlate with this the second part, that is the digital India mission. इस पूरे क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट बोल रहा है कि ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस में क्योंकि ई गवर्नेंस क्या है सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट पूछा गया है, पर आपको एग्जाम के अंदर ई गवर्नेंस का सारा इसमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन से आपका ये आंसर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ना आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं एकदम लास्ट स्लाइड में आऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम कितना टर्म वर्ड्स लिखने चाहिए, और कभी अगर समय कम है तो अपने उसके से थोड़ा नीचे भी लिख सकते हो, पर कितना लिखना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है पहला, दूसरा क्योंकि both the quantity and the quality, they are equally important. I can't say that quality is more important.
in the sense that you write a one-page answer giving the whatever the points you can summarize and give it to us in writing, and you can't expect good marks because you missed the quantity. So that part that elaborates in the sense that you have to elaborate. अगर नहीं आता तो आपने क्या करना है, आपने अगर 10 पॉइंट लिखे हैं, 10 पॉइंट आपको याद आ रहा है, तो हर पॉइंट को अच्छे से समझाओ, उसको उदाहरण के साथ समझाओ, या कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट है कंटेम्प्रेरी उस पॉइंट के साथ कोई डेवलपमेंट हुआ है तो उसकी चर्चा भी आप कर सकते हो। तो ऐसे ही आप में इलाबोरेट करना है, बिल्कुल ही ब्लैंक नहीं छोड़ना। और दोनों ही बातों में मैंने बार बार कहती हूँ कि ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्वालिटी और क्वांटिटी। आई डोंट नो कि स्टूडेंट्स को कहाँ से फीडबैक मिलता है कि पेज भरे आप, जितना पेज भर सकते हैं भरे। आप 4 शीट्स ले लीजिए, टाई करिए, क्योंकि एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ इतने कितने सारे लिखे हैं, और एक पेज में उस स्टूडेंट के जो वर्ड्स हैं 10 वर्ड भी नहीं है, 15 वर्ड भी नहीं है। सो इट इज ऑफ नो यूज इफ यू हैव दैट पर्टिकुलर अप्रोच। ठीक है, तो हमारा जो वाला क्वेश्चन था मैंने आपसे चर्चा की। फिर हम एक सेकेंड, हाँ, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द budgetary process in India. I think we have not done this. तो budgetary process in India में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? मैंने बताया कि बजट पे जो क्वेश्चन है वो पूरा टेक्निकल है, तो उस पे आपका जितने आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड जो आइडियाज है वो सारा आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में भारत में स्थानीय स्वशासन की कार्य प्रणाली पर चर्चा करें या चर्चा कीजिए। ठीक है, इस भी क्वेश्चन का 2 पार्ट है, जिसमें पूरा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन डिस्कोर्स आपको समझाना है क्या है वो। उसके बाद आपको पूरा डिस्कस करना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के संदर्भ में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसका सेटअप, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स में अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उसको आपको फोकस करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना है और डिस्कस करना है, एनालाइज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया। फिर 6th क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ डिफरेंट एक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ बजटिंग इन इंडिया। भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न अभिनेताओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अभिनेताओं या जो मुख्य रूप से जो एक्टर्स हैं जिन्होंने भूमिका निभाई है, वो सारे एक्टर्स का पूरे पार्लियामेंट्री कमिटी से रिलेटेड जितने एक्टर्स हैं, प्रेसिडेंट और ये सारे सब की आपको इसमें चर्चा करनी है। तो प्लीज आप अपने जो भी बुक्स आपने रेफर कर रहे हो, क्लास नोट रेफर कर रहे हो, उसको प्लीज ध्यान से देखो कि उसमें आपने क्या क्या पढ़े हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप ये वीडियो भी रेफर कर रहे हो, कोई डाउट आपको लगता है किसी क्वेश्चन के अंदर है, कुछ पूछना है, तो मैं बार बार ये कहती हूँ आई एम ऑलवेज ओपन टू क्वेश्चंस, और आप ज़रूर लिखें। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के माध्यम से, पीयर ग्रुप्स के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं अभी भी बहुत ऐसे पिछड़े जगह गांव में, या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है और उनके पास इतना अवेलेबल भी नहीं होता है, एफर्ट कर सकते हैं कि बाहर जाएं और अच्छा वो गाइडेंस ले पाए। तो दिस whole platform is free of cost. My time is really valuable for me and it is also valuable for my students, because ultimately जब वो कुछ बन जाते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ आप ज़रूर कनेक्ट करें, और कनेक्ट का आधार बिल्कुल और बिल्कुल मैनुअल नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो हमारा ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन हो गया। अब नाउ 7th क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द राइट टू एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। नाउ मैंने ये कहा कि जो आपका नेक्स्ट यूनिट है वो सोशल वेलफेयर पे और बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है।
या आप सुनते भी होगे, एजुकेशन डोमेन में हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा के अधिकार का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो पूरा आरटी एक्ट का पूरा जो आपके प्रावधान है, फीचर्स हैं आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था या अब हो गया, तो और उसके बाद इसके पूरे एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन 2009 से अब तक हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ा है, आप गवर्नमेंट की भी साइट पे जा सकते हैं, बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा और रेलेवेंट डेटा आपको मिलेंगे और आप उसमें पढ़ के अच्छा आंसर लिख सकते हैं। फिर मनरेगा हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन इरेडिकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, एक्सप्लेन। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दूर करने में मनरेगा ने अहम भूमिका निभाई है, व्याख्या कीजिए। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का ये कानून है, आज 2024 है। तो ये पूरा जो साल में कितना मनरेगा ने कवर किया, क्या अचीव किया, क्या लूप होल्स हैं, क्या उसकी कमियां हैं, कैसे उन कमियों को हम बाहर निकल सकते हैं, और क्या मनरेगा आगे भी एक बहुत अच्छा पॉलिसी साबित हो सकता है। ये थोड़ा हमें, क्योंकि ये पूछ भी रहा है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी, तो एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालाइज नहीं करना, क्योंकि क्रिटिसिज्म नहीं मांग रहा है इसमें। फिर 9th क्वेश्चन इज राइट टू इंफॉर्मेशन इज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, एनालाइज। सूचना का अधिकार लोक शिकायत का एक प्रभावी तंत्र है, विश्लेषण कीजिए। ये सूचना का अधिकार आपका जो लास्ट यूनिट है, इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कीप इन माइंड, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा जो आपका ये है रिलेशनशिप परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव का, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट, लोकपाल, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, और पूरा आपका जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर जो इक्वालिटी है, सारा कुछ इसी यूनिट के अंदर है। तो प्लीज डू नॉट प्लान टू लीव इट, ओके। अब लास्ट हम शॉर्ट नोट पे आते हैं। शॉर्ट नोट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें से मैंने बताया, बाकी शॉर्ट नोट्स इन टॉपिक्स पे जो भी बन सकते हैं, कोई भी आ सकता है। आपको शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में सिर्फ 4 में से 2 करने हैं, ठीक है। पहला है नेशनल हेल्थ मिशन, हिंदी में उसे कहते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मोर और लेस ये इंग्लिश और हिंदी दोनों की सेम ही है, इसका कोई स्पेसिफिक कोई ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा भी नहीं है। दूसरा है जीरो बेस्ड बजट, हिंदी में भी जीरो बेस्ड कहते हैं। सिटीजन चार्टर मैंने आपको बताया, जीरो बेस्ड बजट आपका बजट से है। नेशनल हेल्थ मिशन आपका जो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज वाला यूनिट है उससे है। और देखो आप देखो जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, सिटीजन चार्टर, ये सारे आपके लास्ट टॉपिक के हैं, इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इससे 2 शॉर्ट नोट्स आए हैं। तो अगर आप ये पूरा टॉपिक छोड़ के जाते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट दैट इज 5 आउट ऑफ 10 एंड 90 मार्क्स क्वेश्चंस आर देयर। सो 90 में अगर आप डिवाइड करोगे तो 18 इन 18 हाफ होता है, और 3 घंटे में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। पहले आपको 3 घंटे में 4 करने होते थे, तो आपको राइटिंग स्पीड बहुत ही तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, और साथ के साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस है जिसमें अगर आप 4 लॉन्ग करते हो और 1 शॉर्ट करते हो, तो शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा ब्रीफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसमें भी मार्क्स मिलते हैं। तो 250 टू 300 वर्ड्स कहीं नहीं जा रहा, उतने लिखने ही लिखने हैं विथ क्वालिटेटिव जो आपका कंटेंट होगा। लॉन्ग अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे, लॉन्ग करना ही है आपने, 4 तो करने ही पड़ेंगे लॉन्ग, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप 2 ही कर सकते हो 4 में से, चारों के चारों शॉर्ट नोट्स नहीं कर सकते। पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, चारों शॉर्ट नोट्स कर देते, पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। आप क्यों नहीं क्वेश्चन पेपर जैसे आपको मिलता है किसी भी आपके कोर्स के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिल रहा है, या आपका दूसरा जो जी का पेपर है, एसईसी किसी का भी पेपर है, कोई भी कोर्स के आप स्टूडेंट हो, आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने करने हैं, क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है, डायमेंशंस होते हैं। वी हार्डली गिव इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस टू दीज डायमेंशंस, हम देते ही नहीं इम्पोर्टेंस, हमें लगता है कि ये तो सबको पता है और हम ध्यान रखते ही हैं इसका, मतलब बहुत ही कैजुअल अप्रोच है। तो कैजुअल अप्रोच नहीं करना है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो तो मिनिमम 700
to 750 वर्ड्स। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ज़्यादा भी लिखते हैं पर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर दूसरा क्वेश्चन आप 200-300 वर्ड लिखने लग जाओगे। तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्ट्रीमलाइन करो सारे क्वेश्चन का आंसर, इतने ही वर्ड, थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है 25-30 वर्ड, क्योंकि हम वर्ड्स काउंट करके नहीं लिखते। ये many times students they come up with this question, हम मैम एग्जाम में वर्ड कैसे काउंट करेंगे? वर्ड कोई काउंट नहीं कर सकता, वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि आप एक पेज पे कितने वर्ड्स लिख रहे हो। दिस इज नॉट अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर which you can your word count and come get this my answer is of total this word. So that is why I say many times आप जब आंसर राइटिंग करो घर में तो एक आइडिया लग जाएगा कि इतने वर्ड का आपने एक आंसर बनाया। एग्जाम के अंदर हो सकता है आप सब नहीं लिख पाओ, एटलीस्ट आप 60% 70% उस पूरे नोट्स का लिख सकते हो, तो आप फिर भी सेफर साइड पे रहते हो। तो स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट हो पेपर में और भी कोई भी पॉलिटिकल साइंस का, पूरा ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही पॉलिटिकल साइंस का है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड भी इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड हाउ यू हैव टू फेस एन इंटरव्यू, इसमें वीडियोस हैं कि आपके एमए में, एंट्रेंस में, यूजीसी नेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज। देयर आर मेनी मेनी वीडियोस and I'll keep coming up with new videos with your new suggestions that you have। और दोनों ही मीडियम वाले बच्चे, चाहे वो इंग्लिश के हों चाहे वो हिंदी के हों, दोनों ही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैं हर मीडियम को इम्पोर्टेंस देती हूँ। ठीक है, और मेरा अप्रोच जो है इक्वल हमेशा रहा है। तो बस मेरी ये एक बहुत छोटी रिक्वेस्ट है और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मेरी मोटिवेशन के लिए भी, आपके मोटिवेशन के लिए भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए भी। तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कीजिए, और जब आप वीडियो वॉच करते हो ध्यान से वॉच करो, स्किप मत करो कि चलो आगे आगे करके चले जाते, क्योंकि एक एक लाइन, मैं हर बार कहती हूँ, मेरी एक एक शब्द एक एक लाइन जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए लाती हूँ, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर मी ऑल्सो। तो बहुत ध्यान से इसको सुने, देखें, सब्सक्राइब भी करें और कनेक्टेड रहें। और I wish all the best to all of you. We'll keep in touch. I'll come up with more videos. Till that time, have a nice day. God bless you. Best wishes.